नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। वो 9 अगस्त 1942 की सुबह थी। भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज होना था। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को अंग्रेजी हुकूमत ने जेल में डाल दिया था। हुकूमत ने सोचा कि यदि आंदोलन में किसी का नेतृत्व नहीं होगा तो उसे कुचलना आसान हो जाएगा। ऐसे में एक महिला अदम्य साहस का परिचय देते हुए आगे आती है। आंदोलन में जोश भरने के लिए ग्वालियर टैंक के मैदान तक पहुंचती है और तिरंगा फहराती है। उस जुझारू नेता का नाम था अरुणा आसफ अली। नमस्कार, आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज बात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों के लिए प्रमुखता से आवाज उठाने वाली नेता, पत्रकार और भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित अरुणा आसफ अली की। दिल्ली में पत्रकारिता का जाना माना संस्थान है IIMC। वो जिस मार्ग पर है उसका नाम है अरुणा आसफ अली मार्ग। किसी के नाम पर देश की राजधानी की सड़क का नाम रखा जाना ये छोटी बात नहीं है। मतलब साफ है कि अरुणा आसफ अली की शख्सियत बहुत बड़ी रही है। CSDS में एसोसिएट प्रोफेसर इतिहासकार डॉक्टर रविकांत कहते हैं कि अरुणा आसफ अली ने एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वहन किया था। अरुणा आसफ अली जोन ऑफ आर्क के नाम से भी जानी जाती हैं। हिंदू बंगाली थी, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो एक साथ स्वतंत्रता सेनानी, एडुकेशनिस्ट, पत्रकार, फिर बाद में दिल्ली की मेयर भी रहीं। लेकिन आप कह सकते हैं कि उनमें जो एक मादा था संघर्ष का, वो जिंदगी कायम रहा। उनको प्रसिद्धि मिली पहले नमक सत्याग्रह से, जहाँ पर उन्हें अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं जब आंदोलन खत्म हो गया तो भी, क्योंकि उन्हें आवारा की श्रेणी में डाल दिया गया था। बाद में 1942 में जब सारे नेताओं को अरेस्ट किया गया तो अरुणा जी ने झंडा फहराया और इस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट को उन्होंने नेतृत्व और गति प्रदान की। वो वैसे तो कई बार जेल गई, लेकिन 1942 में वो अंडरग्राउंड ही रहीं और वहीं से कांग्रेस के अंडरग्राउंड रेडियो का काम जो था उसको अंजाम दिया। आप कह सकते हैं कि अरुणा आसफ अली संचार की ताकत को पहचानती थी, मीडिया की ताकत को पहचानती थी, प्रिंट और रेडियो दोनों का इस्तेमाल करना जानती थी। अरुणा आसफ अली अपने समय की फेमिनिस्ट थी, जाहिर है, लेकिन साथ साथ समाजवादी भी थी, कांग्रेसी भी थी और कम्युनिस्ट भी थी। आप कह सकते हैं कि वो साम्यवाद और गांधीवाद के बीच एक तनी हुई रस्सी पर चलती रहीं। जैसा कि इतिहासकार डॉक्टर रविकांत कह रहे थे कि अरुणा आसफ अली एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। नाम था अरुणा गांगुली। जब उनकी मुलाकात कांग्रेस के नेता और मशहूर बैरिस्टर आसफ अली से हुई तो दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया। ये साल 1928 की बात है। अंतरधार्मिक विवाह किसी विद्रोह से कम नहीं था। ये वही आसफ अली थे जिन्होंने असेंबली बम मामले में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का केस लड़ा था। नमक सत्याग्रह में जब आसफ अली को गिरफ्तार किया गया तो अरुणा ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, सभाओं को संबोधित किया, जुलूस निकाला। गिरफ्तारी हुई, मुचलका भरने के लिए कहा गया तो साफ इनकार कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि आवारागर्दी के जुर्म में लाहौर जेल भेज दिया गया। साल 1931 के गांधी इरविन समझौते के बाद उनकी रिहाई सबसे अंत में हुई, लेकिन 1932 में अरुणा आसफ अली को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली की जेल में भेज दिया गया। वहां कैदियों के प्रति व्यवहार को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और भूख हड़ताल की। परिणाम यह निकला कि कैदियों की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन अरुणा को दिल्ली से अब अंबाला जेल भेज दिया गया था। यहां आपको बता दूं कि 1942 में जो साहस उन्होंने दिखाया था, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी, उसके बाद अंग्रेजी सत्ता ने दमन का सिलसिला शुरू कर दिया था और अरुणा आसफ अली के ऊपर 5,000 रुपए का इनाम रखा था। कारण था कि अरुणा भूमिगत हो गई थी।
कहा जाता है कि इस बीच जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो महात्मा गांधी ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया। साल 1946 में अरुणा आसफ अली ने आत्मसमर्पण किया तो उनके ऊपर लगे सारे अभियोग हटा लिए गए थे। लेकिन इन सब के बीच उनका एक पहलू स्त्री अधिकारों के लिए लगातार पैरवी करते रहने का भी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास के शोधार्थी शान कश्यप कहते हैं कि अरुणा आसफ अली ने राजनीति से लेकर समाज सुधार और पत्रकारिता जीवन में महिला शिक्षा के सवाल को कभी नहीं छोड़ा। अगर आप राष्ट्रीय योजना समिति के इतिहास में जाएं तो वहाँ पे एक सदस्य के रूप में अरुणा आसफ अली बार बार महिलाओं के लिए सामान्य अवसर का मतलब क्या है और महिलाओं को कैसे पुरुषों के प्रति छवि न माना जाए, इन सवालों को बीच में उठाती रही थी। उनकी ये जो चिंताएं हैं वो उनकी लेखनी में भी लगातार दिखाई देती रहीं। जैसे कमला नेहरू ने महिला शिक्षा प्रश्न पर किस तरह के कार्य किए, इसका एकमात्र तफसील से लिखा गया विवरण जो है वो अरुणा आसफ अली की ही किताब इन प्राइवेट फेस ऑफ अ पब्लिक पर्सन में मिलता है। 1947 के बाद भी जिस तरह से वो पत्रकारिता करती रहीं तो अपने पेट्रियट और लिंक जैसे अखबारों में उन्होंने बार बार राज्य से ये सवाल किए कि हम औद्योगिकीकरण के ऊपर ही सिर्फ क्यों ध्यान दे रहे हैं, हम अपने सीमित संसाधनों को जनशिक्षा अभियान जैसी मुहिमों में क्यों नहीं मोड़ देते। और एक जो बेहद ज़रूरी उनका हस्तक्षेप है वो मुस्लिम महिलाओं के प्रश्न को लेके हैं। उन्होंने शिक्षा और विकास को हमेशा मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों से जोड़ते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड और सेकुलरिज्म जैसे विषयों पर बार बार बात की है। 1991 में उनके आखिरी सालों में लिखी उनकी किताब रिसर्जेंस ऑफ इंडियन वुमेन बार बार इस बहस पर हमें ले जाने को प्रेरित करती है। ये थे इतिहास के अध्येता शान कश्यप। एक पत्रकार के तौर पर अरुणा आसफ अली ने साल 1944 में राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इनकलाब समाचार पत्र का संपादन किया था। फिर 1958 में उन्होंने लिंक पत्रिका और साल 1962 में पैट्रियट नामक समाचार पत्र की स्थापना भी की थी। अरुणा आसफ अली न केवल दिल्ली की पहली मेयर रहीं बल्कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की महिला शाखा नेशनल फेडरेशन ऑफ विमेन लीग की राष्ट्रीय प्रमुख और अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की दिल्ली शाखा की अध्यक्ष भी रहीं। वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की उपाध्यक्ष भी रहीं। अंतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य खराब रहा और 29 जुलाई 1966 को उनका निधन हो गया। राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए उन्हें बहुत से सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार से लेकर भारत रत्न तक शामिल हैं। सरकार ने उनकी याद में डाक टिकट भी जारी की। आज उनके नाम से दिल्ली में एक सड़क है, अस्पताल है। बावजूद इसके उनके नाम से आम आदमी उतना परिचित नहीं है जितना होना चाहिए। अरुणा आसफ अली ने जो किया देश के लिए किया, देशवासियों के लिए किया, लेकिन हमने उन्हें कितना याद रखा, खुद सोचिए। आज की प्रस्तुति में केवल इतना ही। इस प्रस्तुति को साउंड और मिक्सिंग से बेहतर बना रहे थे आज तक रेडियो के हमारे साथी कपिल। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।